हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज जो हम लेकर के आए हैं वो प्रैक्टिस चैट नंबर आपका 6 है। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन हैं और 37 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम 5 प्रैक्टिस सेट पहले ला चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी है अलग से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और उसमें जीके की भी वीडियो पड़ी है, अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मात्र 1 घंटे में 600 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वन लाइनर और बहुविकल्प हर तरह के एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन हैं। आप देखिए, वीडियो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है इससे। और चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेवल हिंदी के जितने भी टॉपिक है, चाहे 20-25 कितने भी टॉपिक क्यों ना हो, सभी टॉपिक से क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। और ये आपकी तैयारी को एक नया ही लेवल, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आप देख लीजिए, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, हम बताते हैं संयुक्त व्यंजन की बात। संयुक्त व्यंजन टोटल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं वो अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको बता करके। ये अक्षत्रिय होता है, त्रिशूल, और एक जैसे ज्ञानी, और एक होता है श्रमिक। समझ में आए। अब जो अक्षय है ये बनता है आधा कै और शय। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। ये त्रय जो बनता है ये आधा तय और रै से बनता है। ठीक है। और जो ये जैसे जैसे ज्ञानी बनता है ये ज आधा और यहाँ से बनता है। ठीक है। श्रमिक जो बनता है ये वाले सै से बनता है और रै से बनता है। समझ में आ गया आपका इतना। तो इसमें ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इसमें हमसे संयुक्त व्यंजन पूछा है तो कौन सा है इसमें संयुक्त व्यंजन, ये बी वाला संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो होता है जिसमें 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, वो संयुक्त व्यंजन होता है। टै को आप क्या कह सकते हैं, मूर्धन्य भी कह सकते हैं। मूर्धन्य जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, टे ठे डे टे वर्ण जितना भी है। आपका क्या है, आपका एक दीर्घ स्वर है। कौन सा है, ये आपका दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर में भी कौन सा है, ये मूल दीर्घ। मूल दीर्घ, या फिर इसको सजातीय भी कह सकते हैं, सजातीय। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कै आपका कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है कै। समझ में आए आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, हंसपद का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। जब आप कोई लाइन लिखते हैं और वहां पर आपको लगे कि यार इस लाइन में से बीच में कुछ छूट गया, ये अक्षर छूट गया, तो आप जो इसको त्रुटि बोधक भी बोलते हैं, आप ये हंसपद लगा करके उसमें अक्षर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख, अगर कुछ छूट जाता है तो मैं यहाँ जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे राम, यहाँ मैंने लिखा जाता है। फिर मुझे पता चला, अरे यार मैं तो यहाँ पर क्या बीच में अक्षर छूट गया, स्कूल लिखना था। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये हंसपद लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा स्कूल। स्कूल, ये चिन्ह हमारे लिए दिए गए हैं, हमारे प्रयोग के लिए। जब कभी गलती हो जाती है, बड़े से बड़े किसी भी आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है तो अगर आप इनका प्रयोग करोगे ना, तो इससे आपकी ये भी झलकेगी कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज के बारे में। तो ये स्कूल हमने जो लिखा ये छूट गया था, तो ये हंसपद का चिन्ह होता है, ये वाला आपका समझ गए, ये वाला। तो इसमें यही दिया गया कि लिखने में अक्सर छूटने का संकेत देने के लिए कि अक्सर छूट गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्तनी वाला। कौन सी वर्तनी सही है। वर्तनी से जो जो टॉपिक लिया है हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये ओवरऑल रिवीजन आपका रहेगा। ये इसमें आशीर्वाद ऐसे नहीं बनता। अच्छा, अगर मैं ये 4 ऑप्शन अदौर आपसे पूछो आशीर्वाद लिखो तो मेरी गारंटी आप बिल्कुल सही लिख दोगे। तो बस थोड़ा देखने पे जब ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा बनेगा, ये आशीर्वाद बनेगा, आशीर्वाद। एक बात और बता दूं, जो ये ऊपर वाला जिस भी अक्षर के ऊपर रै लगा रहता है ना, ये हमेशा उससे पहले बोला जाता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं बताता हूं, एक लिखो कर्म और एक लिख सकते हैं हम अग्र। अच्छा, ये लिखा मैंने। अब ये जो कर्म है ये क्या है, ये ऊपर वाला जो है तो मैं पे लगा है तो मैं से पहले बोला जाएगा, इसलिए हमने कर्म बोला। और ये जो नीचे वाले जितने भी रै होते हैं वो लास्ट में बोले जाते हैं जिस अक्षर पर ये लगे होते हैं। जैसे इसको बोलेंगे हम अर्घ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अग्र। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी। अच्छा, भाववाचक संज्ञा
वो होती हैं जो हम छू नहीं सकते, किसी उसे देख नहीं सकते, समझ गए? और ज़्यादातर त्वय शब्द लग जाता है, ई शब्द लग जाता है, पन शब्द लगता है, ये भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। भाववाचक संज्ञा के भी कितने सारे भेद होते हैं, जैसे रंग के आधार पर रंग, रूप, दशा, दिशा, आकार, आवृत्ति, इन सब के आधार पर बनते हैं, गुण के आधार पर बनते हैं भाववाचक संज्ञा, गुण, दोष सब कुछ भाववाचक की संज्ञा है। अच्छा, ये पूछा कि क्रिया से नहीं बनी। अब पढ़ाई, पढ़ना क्रिया है यहाँ, पढ़ना, भाई पढ़ना क्रिया ही तो होता है, राम पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया हो गई। कमाना भी क्रिया होती है, इसको कमाई से हम कमाना, ये भी क्रिया है। लड़ाई में लड़ना, लड़ाई से लड़ना बन सकता है, लेकिन भलाई से भला ही बन सकता है, केवल भला बन सकता है। और भला क्या है? ये विशेषण, जैसे भला आदमी, तो ये विशेषण है। और ई लगेगा जो आपका, इसमें मैंने बताया था जो ई लग जाते हैं, ये आपका भलाई आपको दिखाई नहीं देती, देखते हैं भलाई क्या होता है, गुण दोष ही तो होते हैं भलाई। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी, ये क्रिया से नहीं बनी, ये विशेषण से बनी है। किससे बनी है? विशेषण से बनी है। तो भलाई एक भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ गए? संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम की बात कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल में अपना काम करती है, सीता के स्कूल में इतने शिक्षक है, सीता स्कूल से घर आके आपको बहुत इरिटेट कर रहा है एक शब्द, वो कौन सा? सीता, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ सीता। अगर मैं ये बोलूं कि सीता स्कूल जाती है, वह उसके स्कूल में, उस किसके उसके स्कूल में जो उसके शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसके? सीता के लिए किया गया है। तो उसके स्कूल में भाई 4 अध्यापक है, 50 बच्चे हैं, छात्र हैं, वह स्कूल से आती है और खाना खाती है, वह किसके बारे में बोला? जब हम एक बार खाली उसका नाम लेंगे, बाकी बार सर्वनाम से उसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका सर्वनाम। समझ में आ गया? सर्वनाम जो होते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम के आपके, और संख्या में जो होती है सर्वनाम की संख्या होती है पूरी 11। ये आपको याद रख लेना। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है। मैंने अपने आप काम किया, आप आ गया, ये तो है। निज, खुद के लिए, निज का मतलब होता है खुद, तो ये भी है। और खुद, मैंने खुद अपना काम किया, ये भी अपने अपने लिए, जब अपने लिए ही निजवाचक सर्वनाम हो। हम जो है आपका, ये हम निजवाचक सर्वनाम नहीं, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में ये कौन सा आता है? ये आपका उत्तम पुरुष आता है, ये उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में हमारे मैं और हम आते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष, इसी में पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आते हैं तू या तुम आते हैं। समझ में आया आपका? और अन्य पुरुष में हम तो किसी थर्ड पर्सन की, जैसे वह और ये, वह, वे, यह, थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये अन्य पुरुष होता है। पता चल गया इतने इस क्वेश्चन से जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं कि अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इसमें 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो विशेषण उसको बोलते हैं जो विशेषता बताते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, एक होता है परिमाणवाचक जिसमें मात्रा बताई जाती है, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका संख्यावाचक होती है, जिसमें संख्या बताई जाती है। संख्या भी निश्चय अनिश्चय होती है। फिर होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है शुरू में। सार्वनामिक, जैसे वह आदमी, विशेषता बताने के लिए जिसमें सर्वनाम का प्रयोग करा जाए, तो जैसे वह आदमी, मैं कहूं कि आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं कहूं वह आदमी, मैंने स्पेस लिखा वह आदमी, यानी मैंने उसकी विशेषता बता दी कि वह आदमी, वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में गुण दोष रहते हैं, परिमाण में मात्रा रहती है, भी निश्चित अनिश्चित मात्रा होती है। जैसे थोड़ा सा चावल दे दो, अनिश्चयवाचक परिमाण है, मात्रा तो है लेकिन अनिश्चित है, थोड़ा सा क्या। और मैं कहूं कि 10 किलो चावल दे दो, चावल को आप गिन नहीं सकते, लेकिन 10 अगर किया है तो निश्चित परिमाण हो गया। संख्यावाचक में भी ऐसे ही होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक मैं यही कहते हैं। जैसे अब मैं कहूं निश्चित संख्यावाचक, अगर मैं कहूं कि 4 सेब दो या 4 पुस्तकें दी, ये 4 पुस्तकें क्या होती है? निश्चित संख्यावाचक है, मुझे पता है 4 है। अगर मैं कहूं कि कुछ पुस्तकें दो, आप पुस्तकों को गिन सकते हो, लेकिन मैंने कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसकी वजह से आप
ये संख्या नहीं बचा सकते, अनिश्चित संख्यावाचक तो है, गिन तो सकते हो लेकिन अनिश्चित है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें जो है संख्यावाचक में जो आपके निश्चित संख्यावाचक होते हैं उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन से एक होता है? एक ट्रिक बताता हूं, यह जकास, जे ए या जे के ए एस, जे के ए एस, जकास, ये ट्रिक याद रखो। जी से होता है गणना, के से होता है, के से क्या होता है क्रम, ए से होता है आवर्ती, ये आपको याद रखना है भैया, और एस से होता है आपका समुदाय। तो गणना में होता है 1 2 3, जैसे 1 2 और 3, ये तो गणना होती है। आवर्ती में होती है जैसे 1 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, समझ में आई। समुदाय में होती है जैसे तीनों, चारों, समुदाय में बोल रहा है ना, पांचों, सातों, ये आपका होता है समुदाय। क्रम जैसे पहला क्रम है तुम्हारा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर 1 2 3 4 है, तो ये गणनावाचक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण। समझ में आ गया ना आपके, समझ में आ गया। ये जकास ट्रिक आपको याद रख लेनी, मैं यहाँ पर इसको स्पेशली थोड़ा जगह बनाकर लिख सकता हूँ, जी के ए एस, जकास, ये आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता देना दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इसमें कितने कर्म हैं? अच्छा, इसमें कर्म बताने हमें, क्या बताने? कर्म। अब ये क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया का ही पार्ट्स है ये। अगर 2 कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया है, फिर शकर्मक, अकर्मक, जो कर्म सहित वो शकर्मक अकर्मक, इस तरह से क्रिया रहती हैं। तो मैंने देखा है, मैं क्या शब्द लगाऊंगा जब हम क्या प्लस क्रिया करते हैं, क्या या किसको, तो हमको मिलता है कर्म, तब हमें कर्म मिलता है। अब देखो, क्या पढ़ाता है? वेद। क्या पढ़ाता है? वेद। किसको पढ़ाता है? लड़के को। किसको पढ़ाता है? लड़के को। क्या पढ़ाता है? वेद। और किसको पढ़ाता है? लड़के को। जब हम क्रिया के साथ ये लगाते हैं तो हमें कर्म प्राप्त होता है। तो इसमें टोटल कितने कर्म है? 2 कर्म। तो ये इसमें ये कौन सा क्रिया हो जाएगी? दिव्यकर्मक क्रिया। दिव्यकर्मक क्रिया ये हो जाएगी, क्योंकि इस क्रिया के 2 कर्म हैं, तो इसलिए देवकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया इतना? नेक्स्ट, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना हमें कौन सा है। क्रिया विशेषण के 4 पार्ट्स होते हैं। रीति का मतलब होता है जब हम किसी क्रिया में कैसा या कैसी जोड़ देते हैं, कैसा कैसी जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है रीति। स्थान में होता है कहाँ शब्द, जब आप जोड़ोगे कहाँ तो स्थान प्राप्त होएगा। समझ में गए। और परिमाण का मतलब होता है कितना शब्द जब आप जोड़ दोगे, और काल का मतलब होता है कब, यानी समय, कब। तो परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। अगर मैं कैसे पढ़ते हैं ये तो नहीं बताया ना, तो रीति तो होगा नहीं। परिमाण में कितना पढ़ते हैं, मात्रा थोड़ी बता रखी इसमें, नहीं पढ़ते। स्थान में कहाँ पढ़ते हैं ये भी नहीं बताया। कालवाचक में कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, दिन में और रात में, यानी दिन रात पढ़ते हैं, तो ये कालवाचक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कालवाचक। ऑप्शन डी कैसे होगा भाई? कब पढ़ते हैं? दिन रात पढ़ते हैं। कितना नहीं पूछे ना, ये परिमाण नहीं रहेगा, याद रख लेना, परिमाण नहीं रहेगा। तो कालवाचक रहेगा कब पढ़ते हैं? दिन रात में, दिन और रात दोनों में पढ़ते हैं, तो कालवाचक आएगा आपका। समझ में आया? नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो दही क्या होता है? दही आपका पुल्लिंग होता है। दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, कौन सा वचन शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा है? एक वचन। वचन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन, माता का बहुवचन शब्द कौन सा? माता एक वचन है भाई, माता। इसी पता चल रहा है सिंगल की माता के बारे में बताया जा रहा है। लड़का, सिंगल लड़के के बारे में, ये भी, ये कहूँ मैं एक वचन, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लिखूंगा, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। किताब भी एक वचन है, लेकिन प्राण हम निकल गए, ये प्लूरल है, तो ये बहुवचन होता है आपका प्राण। दर्शन, हस्ताक्षर, ये बहुवचन शब्द है। मैंने वचन और लिंग की एक वीडियो डाली है, उसमें आपका एक भी वचन
और एक भी लिंक के क्वेश्चन गलत नहीं होगे, उसको आप कंप्लीटली अगर देख लोगे, विजिट करो चैनल पर, प्ले लिस्ट बनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के नाम से, उसमें लिंग और वचन को बताया गया है। आप एक बार देख ले, सदैव एक वचन सदैव बहुवचन जो होते हैं आपके, वो पूरी समस्या खत्म हो जाएगी उसको देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलो। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि भूतकाल का वो काम जो पूरा नहीं हुआ। अच्छा तो बताते हैं, रमा विद्यालय जाती है, ये क्या है? ये तो हमारा सामान्य वर्तमान है। ये हमारा सामान्य वर्तमान बात है कि रमा विद्यालय जाती है। शायद रमा विद्यालय गई, शायद, तो ये क्या होता है आपका? संदिग्ध बताता है, ये संदिग्ध बताएगा। संदिग्ध है? नहीं, संदिग्ध नहीं, ये होता है संभावना। संभावना, संभावना है कि शायद जाए। रमा विद्यालय जा रही होगी, ये होती है आपकी संदिग्ध, ये होता है संदिग्ध। जब शब्द में होगा होगी लास्ट में रहेगा तो वो संदिग्ध रहेगा, चाहे आपका वर्तमान का हो और चाहे आपका भूत में तो होता ही नहीं। नेक्स्ट, रमा भूत में भी होता है। रमा विद्यालय जा रही थी, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल में काम कंप्लीट नहीं हुआ। और रमा विद्यालय गई, ये सामान्य है, ये सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है। काल कितने होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं, काल के तीन पार्ट्स होते हैं काल के। एक होता है भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, एक होता है भविष्य। इसको याद रख सकते हैं 653 से। इसके 6 भेद होते हैं, भूतकाल के, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद होते हैं। समझ में आ गया? ये मैंने आपको बताया। अगर किसी शब्द में होगा होगी लास्ट में जुड़ा है तो समझ लो वो संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है। वो संदिग्ध दो ही में ही होता है, संदिग्ध दो में ही रहता है, भूतकाल में और वर्तमान काल में। भविष्य काल में संदिग्ध नहीं होता। ठीक है, देखो अब शायद रमा विद्यालय होगी, शायद ये संभव शब्द होते ही वो संभावना शब्द बताते हैं। नेक्स्ट, आम खाया जाता है, इस वाक्य में वाच्य का प्रकार बताना। वाच्य क्रिया परक होते हैं, क्रिया के बारे में बताते हैं। देखो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और ये होता है आपका भाववाच्य। कर्तवाच्य में जब कर्ता पर सारी जिम्मेदारी रहती है, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ने का काम राम खुद कर रहा भाई। कर्मवाच्य आम खाया जाता है। अब ये आम खाया जाता है, अब क्या ऑटोमेटिक खाया जा रहा होगा? कोई तो खा रहा होगा, इसमें कर्म हाइड है, छुपा है। लेकिन मैं कहूँगी आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो मैंने बता दिया ना राम के द्वारा कर्म है, तो इसमें क्या होगा? ये कर्मवाच्य है, ये आपको पहचानना है, ये कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, भाई कौन खा रहा है? कोई तो खा रहा होगा ना, तो काम कोई और कर रहा है, तो ये कर्मवाच्य है। कर्म पर इस पर प्रभाव पड़ता है। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करी जाती है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य है। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना, कौन सा है? संप्रदान में होता है के लिए शब्द, जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे मैं सीता के लिए कपड़े लाया, सीता के लिए। अपादान का मतलब होता है से, अलगाव की स्थिति में, अलगाव की। जैसे मैं कहूं कि वृक्ष से फल टूट कर गिरा, फल टूट कर गिरा, तो इसमें अलग होने की स्थिति है। करण का मतलब होता है से या द्वारा, यानी जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। जैसे मैंने पेंसिल से लिखा, मैंने पेंसिल से लिखा, मैंने पेंसिल के द्वारा लिखा, ये भी लिख सकता हूं मैं, मदद से तो लिखा पेंसिल की। कर्म का मतलब होता है को। तो अब देखो इसमें क्या है, माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, कपड़ा ऑब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा आता है, कारक चिन्ह यहां छिपा रहता है, याद रख लेना। तो इसमें आप क्या फिट कर सकते हो बताओ? राम माँ ने बाजार से कपड़े के लिए खरीदा, कपड़े से खरीदा, कपड़े के द्वारा खरीदा, क्या फिट रहेगा? यहाँ फिट रहेगा कपड़े को खरीदा, तो इसमें कर्म कारक रहेगा आपका। समझ में आ गया ना आपके? नेक्स्ट, कारक को परसर्ग भी बोलते हैं, कारक को परसर्ग भी बोलते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं, कितने? 8। इक्षु का तद्भव रूप क्या है? जब ये संयुक्त व्यंजन जहां भी दिखाई दे, जैसे अक्ष हो गया, त्रय, अज्ञ ज्ञानी, श्रय श्रमिक, री का ऋषि अगर कहीं दिखाई दे, ये वाला रे, नीचे वाला रे दिखाई दे, या ऊपर वाला रे आपको दिखाई दे, या फिर आधा पूरा अक्षर, आधा पूरा अक्षर,
कहीं आपको दिखाया आधा पूरा अक्षर कहीं दिखाई दे, वहां पर होता है ये वाला। ये वह दिखाई दे आपको, ये अनुस्वार अनुनासिक वाले दिखाई दे तब। इसमें ईख ये तो होगा नहीं। इक्षु का तद्भव क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईख। नेक्स्ट, इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रति कैसे बनता है? ये प्रति जमा एक, प्रति जमा अक्ष, प्रतिध्वनि में प्रति जमा ध्वनि होता है। इसमें कोई संधि नहीं है, याद रख लेना। प्रतिध्वनि में ये कभी आप हर किसी में संधि नहीं होती। इसमें है आपका ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी यण संधि है। तो इसमें भी यण संधि है और इसमें भी यण संधि है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, तो निर्मित शब्द कौन सा? प्रति से। ये चारों के चारों है प्रति उपसर्ग, इनमें सब है ना, सब में ही तो प्रति उपसर्ग है। हमें तो उपसर्ग देखना, तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो बहादुर हुआ लफंग, जैसे बहादुर, लफंगा, दरोगा, कालीन, उर्दू और उर्दू बेगम, ये शब्द किसके हैं? ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। किसके? तुर्की भाषा के शब्द है। नेक्स्ट, गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय बताओ। तो तोड़ो इसको भैया, गाड़ी जमा वाला, भाई गाड़ी कंप्लीट शब्द है पूरा, इसका अपना मीनिंग होता है। जब हम किसी दो शब्द को तोड़ते हैं तो उनका अपना मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो वाला प्रत्यय बचा कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सहोदर का विलोम शब्द बताना। सहोदर का मतलब होता है एक ही, सह उदर, एक ही पेट से जो जन्म लेते हैं, सहोदर है ना। तो इसका हो सकता प्रोदर नहीं होगा, अधर नहीं होगा, कुदर नहीं, अन्य उदर, अन्य उदर से दूसरे पेट से जन्म लेने वाला। समझ गए? ये इसका विपरीत होगा। नेक्स्ट, पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये बताना नहीं है, ये आपको शब्द पढ़ना है। अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप तुरंत लगा दोगे भाई ये खग, शकुन, इनके बारे में अगर जानकारी नहीं तो तुरंत खग लगा दोगे, ले हो गया। आप ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो पक्षी का विहंग भी होता है, शकुंत भी होता है, खग भी होता है। पक्षी का खेचर भी होता है, पक्षी को परिंदा भी बोलते हैं, पक्षी को खेचर भी बोलते हैं, पक्षी को अंडज भी बोलते हैं। समझ में आ गए? लेकिन गाछ नहीं बोलते। गाछ किसका है? पेड़ का। गाछ वृक्ष का है, गाछ तरु का है, गाछ विटप का है, गाछ ध्रुम का है। समझ में आए? ये इसका पर्यायवाची है, पेड़ का। ठीक। नेक्स्ट, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? अपेक्षा, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, आशा नहीं थी, तो ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गए? सर्वेक्षण मतलब होता है जब आधिकारिक आधिकारिक निरीक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं सर्वेक्षण। मैंने कोई जब कोई अधिकारी करता है सर्वेक्षण। अवहेलना का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी की बात न मानना। समझ गए? नेक्स्ट, श्वेत है और स्वेद, इन सब का अर्थ भेद बताना कि सही कौन सा है। तो श्वेत का मतलब होता है सफेद, लेकिन श्वेत का मतलब मनमाना नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होएगा नहीं, ये भी नहीं। तो ये सफेद और पसीना होता है, तो ये हो गया डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बढ़ा चढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अगर हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, मैंने तो केवल एक बात कही लेकिन उसने दूसरे को इतनी बढ़ा चढ़ा के कर दी, तो क्या कहते हैं यार? अतिशयोक्ति, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, महाईश शब्द का संधि रूप क्या है? संधि के तीन भाग होते हैं, संधि के तीन भाग होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, वर्णों के मेल को ही तो संधि कहते हैं। संधि स्वर, और फिर होती है वो विसर्ग संधि, तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। समझ में गए? महाईस, इसमें शब्द कौन कौन से हैं? इसमें शब्द जुड़े हैं आ जमा ई, आ जमा ई, और पहला और दूसरा शब्द जहां भी जुड़ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, इसका क्रम बताता हूं। ये फर्स्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा, बताता हूं कैसे। इसमें खाली ए को रखो और आ को रखो, इसमें ई को रखो, ऊ को रखो, री को रखो।
और बाकी ए है, आई है, ओ, औ, ये शब्द थर्ड में रखो। जहां ये ऊ भी रख सकते हैं आप इसको भी, ठीक है, बड़ी ई भी रख सकते हैं। जहां फर्स्ट और सेकंड जुड़ जाएगा वहां तो हो जाएगी गुण, यानी 1+2 बराबर तो गुण हो जाएगा। और इसी का उल्टा 2+1 हो जाएगा आपका गुण का यण। ऐसे 1+3 जो बराबर होता है वो होता है वृद्धि, और 3+1 बराबर क्या होता है अयादि। और यण संधि आपका लास्ट का जो यण, ये वृद्धि, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। और दीर्घ संधि के बारे में आप जानते हैं, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ 1+1 रहेगा, 2+2 रहेगा, और 3+3, जहां समान वर्ण जुड़ेगा वहां दीर्घ हो जाएगी। ये आपको इतना याद रख लेना, संधि 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में फिनिश होगा। इतना तरीका याद रखो, ये वर्ण याद रखो, बस काम हो गया आपका। मैं भी तो ऐसे बना रहा हूं, देखो इसमें ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, तो जुड़ते गण, गुण संधि हो गई। इसमें कौन सी संधि, गुण, और गुण संधि में महेश, कौन सी संधि है, गुण संधि। बस ऐसे याद करो। संधि की अगर कहो तो मैं स्पेशल वीडियो भी लेके आऊं आपके लिए, बहुत मस्त ऐसे संधि पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग से निकल भी नहीं पाएगा। आप देखोगे और बताओगे ये हो गया बस। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह करना। तो के लिए जब होता है तो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास का कौन सा, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। समास के मुख्य तत्व 4 भेद होते हैं। अगर 6 होते हैं तो इसलिए क्योंकि तत्पुरुष के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन सा, एक होता है कर्मधारय और एक होता है इसका द्विगु। तत्पुरुष में हमेशा सेकंड पद प्रधान होता है, कर्मधारय में आपका तुलना की जाती है। इसमें ये इसमें भी आपका सेकंड पद प्रधान होता है, द्विगु में भी अव्यभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। और बहुव्रीहि में थर्ड पर्सन कोई प्रधान होता है। तीसरे पद की विशेषता, द्वंद्व में दोनों, दोनों, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इस किस प्रकार के वाक्य, वाक्य के दो, देखो अगर रचना के आधार पर वाक्य देखें तो 3 तरह के होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं, एक सरल होता है, एक मिश्रित होता है, एक होता है संयुक्त। अगर वाक्य को हम अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, विधिवाचक वाक्य, जैसे राम जाता है विधि हो गया। निषेध, राम नहीं जाता है, निषेध वाक्य। फिर होता है आज्ञावाचक, आज्ञा, आज्ञा वाले, जैसे क्या, बड़ों का सम्मान करो, मैं आज्ञा दे रहा। फिर होता है इच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी इच्छा है। फिर होता है आपका संदेह, संदेह, शायद वह जाएगा, तो संदेह है। फिर होता है संकेत, और फिर हमारा विस्मय होता है, विस्मयादिबोधक। 1 2 3 4 5 6 7 विस्मयबोधक। फिर प्रश्नवाचक होता है। विस्मयबोधक में तो आप जानते हैं, अरे ये क्या हो गया। प्रश्नवाचक में प्रश्न, ये संकेतवाचक है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। मैं इसमें संकेत दे रहा भाई, यदि करोगे तो सफल होगे, संकेत है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। रस की संख्या 9, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, स्थायी भावों की संख्या। लेकिन भरत मुनि ने कितने बताए, भरत मुनि जी ने कहा कि टोटल 8 होते हैं। उन्होंने शांत रस को नहीं माना, शांत को उन्होंने नहीं माना। इसका होता है निर्वेद, क्या होता है, निर्वेद। और इसके कौन है, विष्णु भगवान है इसके देवता, ठीक है। हास्य रस के गणेश भगवान है देवता, गणेश है, और हास्य का हास होता है। घृणा का हुआ जुगुप्सा, ये कालदेव होते हैं, कालदेव इसके देवता। शोक में आपके कौन से हैं, यमराज, यमराज देवता है। शोक करुण रस का ही है। रति है आपका श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का जो है ये रति है। इसमें श्रृंगार रस में कौन हो सकते हैं, वीर रस में इंद्र भगवान होते हैं। वीर रस में कौन होते हैं, वीर में जैसे वीर है, वीर रस में होते हैं इंद्र देवता, इंद्र देवता होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है। हरिगीतिका, अच्छा हम बताएं, छंद जो होते हैं वो, छंद को हम पिंगल भी कहते हैं, छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद के 3 पार्ट्स होते हैं, कितने, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद होता है, एक होता है आपका वारणिक छंद होता है, फिर होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में निराला की जूही की कली, वो इंपॉर्टेंट है। वारणिक छंद में बहुत सारे होते हैं, जैसे इंद्रवर्जा, भुजंगी, शालिनी, लोटक, वनसत, मालिनी,
बसंतालिका, सरसी, हम्म, और भी हैं, गनाक्षरी, देवगनाक्षरी, हम्म, ये सब, ये शब्द क्या है, मंद्रकांता, ये शब्द क्या है, वार्णिक छंद है। मात्रिक छंद तीन होते हैं, एक विषम, शम और अर्धशम, लेकिन हरिगीति का सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद में मतलब समान मात्रा ही रहती है। हरिगीतिका में कितनी मात्रा होती है, इसमें टोटल 28 होती है, जो 14 और 12 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। 16 और 12 के हिसाब से 28 मात्रा होती है। प्रथम चरण में 16 यानी विषम में 16 और सम में 12, ये हरिगीतिका है। नेक्स्ट, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार है। अच्छा, इसमें जो अलंकार है तुलना की जा रही है तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में हमेशा तुलना की जाती है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि उपमा अलंकार के चार पार्ट्स होते हैं। उपमा अलंकार के चार पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है इसमें उपमेय होता है, एक होता है उपमान, उपमान, एक होता है इसमें साधारण धर्म, साधारण धर्म, और एक होता है इसमें वाचक शब्द। वाचक शब्द वो जिससे हम पहचान करते हैं सासी से, जैसे के समान जो शब्द है इसमें, ये वाचक शब्द है आपका। क्या है ये, वाचक शब्द है इसमें, के समान। और जो सुंदर है, ये सुंदर साधारण धर्म है, ये साधारण धर्म है सुंदर। और उपमान जिससे तुलना करी जाती है, किससे तुलना करी जा रही है, चंद्रमा से। और जिसकी तुलना करी जा रही, किसकी, राम का मुख, मुख की तुलना की जा रही, तो ये उपमेय, उपमेय, और ये उपमान है, उपमान है। तो जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया ये सब। नेक्स्ट, अगर ये कहूं कि राम का मुख चंद्रमा है, समान हटा दिया जाए, वाचक शब्द खत्म होते ही तुरंत रूपक हो जाएगा, अभेद आरोप होता है। समझ गए। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भाई अकेले आदमी से कोई काम नहीं होगा, तो अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ऑप्शन बी इसका सही होगा मुहावरे का। नेक्स्ट, हरडे बानी किसकी रचना है। तो हरडे बानी जो है वो आपके दादू दयाल की है। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे, सबसे पढ़े लिखे थे, ये सबसे पढ़े लिखे लिखे कवि थे, सबसे पढ़े लिखे कवि थे सुंदरदास। धर्मदास जो थे, जो बीजक का संकलन किया था, कबीर के शिष्य थे, ये कबीर के प्रिय शिष्य थे, ये प्रिय शिष्य थे कबीर के। कबीरदास ने बीजक की रचना करी थी, किसकी, बीजक की। नेक्स्ट, नेपाली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। उपभाषा टोटल 5 होती है, 4 मैंने लिख दी, इसमें राजस्थानी भी होती है एक, पांचवी। समझ गए, पांचवी होती है राजस्थानी। समझ में आई। अब नेपाली किसमें, नेपाली आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि पहाड़ी में कौन सी आती है, नेपाली आती है। कुमायूनी होती है, कुमायूनी, कुमायूनी, और एक होती है इसमें गढ़वाली होती है। कौन सी होती है, गढ़वाली होती है। पहाड़ी हिंदी का इसे दो अपभ्रंश मानते हैं इसके, एक सोरसैनी भी मानते हैं और एक खस भी मानते हैं। समझ में आ गए। बिहारी हिंदी ये मागधी अपभ्रंश से संबंधित है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी सोरसैनी से, सोरसैनी। राजस्थानी भी सोरसैनी से। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, भाषा का कंप्लीट चैप्टर लाया हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से सब समझ में आ जाएगा। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसकी है। जब भी ज्यादातर अगर प्रेम से संबंधित हो, वात्सल्य रस के कवि सम्राट माने जाते थे सूरदास जी, और वो सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान के बारे में लिखते थे, क्योंकि ये मथुरा के ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहते थे। कठिन काव्य का प्रेत किस लिए कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि उनके शब्दों में बहुत कठिन शब्द होते थे जो वो यूज करते थे। वो थे हमारे केशव दास, केशव दास कठिन काव्य का प्रेत कहते थे। केशव दास की रचनाएं यहाँ से हम देखेंगे। इनकी रचनाएं थी, एक तो थी जैसे रसिक प्रिया, ये सारे की सारी पूछी जाती हैं। कवि प्रिया है, कवि प्रिया है। रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका है। रत्न बावनी, रत्ना बावनी इनकी रचना है। जस चंद्रिका किनकी रचना है, जस चंद्रिका भी इनकी। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट है, विज्ञान गीता वो भी इन्हीं की है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था कठिन काव्य का प्रेत, ये भी आपको याद रख लेना, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, शिवा बावनी के लेखक कौन है। तो शिवा बावनी के लेखक कौन है, भूषण। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव जी भगवान कोई आभूषण नहीं पहनते। शिव जो है
वो कोई आभूषण नहीं पहनते, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका गद्यांश। ये सब मैं इसलिए वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आपको बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग हमेशा बनी रहे आपके मन में। इसको पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देंगे फिर कि आज के समय में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी विकास करती है। एक शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में अंतर समझ सकता है, सही गलत में अंतर, समाज के विकास में योगदान देता है। इसके विपरीत अशिक्षित समाज के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे अज्ञानता और बेरोजगारी बढ़ती है। पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन इसके कि शिक्षा से क्या लाभ है। धन कमाना बिल्कुल नहीं, समय बर्बाद, अज्ञानता नहीं। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास और ज्ञान दोनों बढ़ता है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है। गलत निर्णय तो ले ही नहीं सकता, समाज से दूर भी नहीं, केवल अपने बारे में भी नहीं, तो ऑप्शन डी बेस्ट होगा। सही और गलत में अंतर समझता है कौन, शिक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो सकता है। समाज की समस्या बेरोजगारी भी नहीं है, ज्ञानता भी नहीं। बेस्ट बेस्ट क्या है, शिक्षा का महत्व बताया गया कि शिक्षा क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी 27-37 में से कितने क्वेश्चन आप किसी कमेंट में बताओ। दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आ रही तो मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करो। अब अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे और हौसला मिलेगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।